जो आज हम विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित माटी वाली पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के बारे में आपको थोड़ा सा मैं समरी के तौर पर बता देती हूँ कि यह पाठ उत्तरांचल के गढ़वाल नामक एक जगह पर टिहरी नाम की जगह थी, जिसमें एक माटी वाली जो एक हरिजन महिला थी, छोटे कद की नाटे कद की एक महिला थी जो माटी बेचती है। और बेटा वो लाल माटी बेचती है। लाल माटी वहाँ चूल्हे चौका लिपने के लिए, लिपाई के लिए काम में लाई जाती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कई समस्याओं को उजागर किया है, गरीबी को दिखाया है कि किस प्रकार एक गरीब महिला अपने अकेले बूढ़े पति की किस तरह सहायता करती है और अपना घर चलाती है। महिला के पास एक कनस्तर है जिसके अंदर वो माटी डालकर माटी खाना से लेकर आती है। अकेली महिला होने के कारण शहर में और गरीब मोहल्ले के हर घर में उसकी पहचान होती है। उसके कनस्तर को देखकर ही लोग उसको पहचान लेते हैं। इस कहानी में पति पत्नी के आपसी प्रेम, विस्थापन की समस्या जो आजकल हमारे देश में काफ़ी है, वो बताई गई है। और पुराने चीज़ों को लेकर बूढ़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को भी यहाँ उजागर किया है। माटी वाली माटी को लेकर जब गांव में बेचने के लिए जाती है, घरों में देने के लिए जाती है, तो उसे इतना पैसा नहीं मिलता। सिर्फ उसका रोज़ का जो काम था खाने का वो चलता है। एक घर में जब माटी वाली जाती है तो उसको एक महिला आवाज़ देकर बुलाती है और कहती है कि हमारा कच्चा आंगन है, इस आंगन में माटी का जो कंटर है उसे उंडेल दो। माटी वाली का हर घर में जाना होता है, इसलिए उसने अपने कंटर के ढक्कन भी नहीं लगाया था। उसने नए कंटर से ही वो ढक्कन हटा लिया था, क्योंकि उसे थोड़ी सी देर में ही उस ढक्कन को बार बार खोलना पड़ता था, इसलिए उसने उस ढक्कन को हटा रखा था। माटी वाली उस घर में जाती है महिला के बुलाने पर और वहाँ जाकर उसके माटी के कनस्तर को उंडेल देती है। इतने में महिला आती है और उसे 2 रोटी और 1 कप गिलास में चाय देती है। महिला चाय और रोटी देने के बाद अपने काम में व्यस्त हो जाती है और बूढ़ी माटी वाली जो है वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखती है। और देखने के बाद वो बेटा अपना कनस्तर जब सिर पर रख कर लेके जाती है तो उस कनस्तर को रखने के लिए एक कपड़े को, रद्दी कपड़ा था, उसको लपेट कर सिर पर रखती है और उसके ऊपर वो स्पोर्ट के लिए कनस्तर रखती है। तो वही कपड़ा वो हटाती है वहाँ से सिर के ऊपर से और उसके ऊपर उस कपड़े में एक रोटी को छुपा देती है और दूसरी रोटी को अपने आप खाने के लिए बाहर रख लेती है। जब वो महिला अपने काम में व्यस्त होने के बाद, काम पूरा करने के बाद बाहर माटी वाली के पास आती है तो माटी वाली अपने मुंह को इस तरह चबाते हुए, हिलाते हुए दिखाती है कि जैसे मानो उसने वो रोटी खा ली हो। और जैसे ही वो चाय के लिए गिलास उठाती है तो घर की जो मालकिन थी उसने कहा कि साग सब्जी तो नहीं है, तुम चाय के साथ ही ये रोटी खा सकती हो, क्योंकि आज सब्जी घर में नहीं है। तो माटी वाली कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे साग सब्जी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भूख मीठी है ना कि भोजन मीठा। कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि हमें भूख लगी है तो जो हमें साधारण सा सिंपल सा खाना भी मिलता है वो भी हमें स्वादिष्ट लगता है। और यदि हमें भूख नहीं होती तो हमारे सामने यदि तरह तरह के व्यंजन पकवान भी हों तो वो भी हमें अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए माटी वाली कहती है कि मुझे तो भूख लगी है, इसलिए भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। और वो ये कहते हुए गिलास जो था चाय का वो उठाती है। बेटा उस गिलास में जिसमें चाय होती है वो गिलास पीतल का होता है। तो माटी वाली कहती है उस घर की मालकिन को कि आपने अपने पूर्वजों के इस निशानी को, इन बर्तनों को बड़े संभाल कर रखा है, क्योंकि आजकल तो स्टील या कांच के बर्तन ज़्यादा चले हुए हैं, ज़्यादा उनका चलन है, और आपने ये पीतल के बर्तन इतने संभाल कर
रखी है, क्या तुमने ये कभी बाजार में जाकर बेचने की कोशिश नहीं की? तो घर की मालकिन कहती है कि ये पुरखों की गाढ़ी कमाई की से लिए हुए बर्तन है। बूढ़ों की, पुरखों की, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनकी गाढ़ी कमाई से उन्होंने ये बर्तन खरीदे थे और हम उनका सम्मान करते हैं। उनकी गाढ़ी कमाई को से लिए हुए बर्तनों को बाजार में नहीं बेचेंगे, क्योंकि आजकल कितना भाव मिलेगा, इसका कुछ भी नहीं मिलेगा बदले में। तो इसलिए हम उनका निशानी के तौर पर इन बर्तनों को अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है बेटा। अब महिला जो माटी वाली थी वो एक और दूसरे घर में जाती है, तो वहाँ माटी वाली कहती है कि हमें तो हमारे अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वो घर वाले कहते हैं, उसके मालकिन कहती है कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो इस समय आ गई। तो उसने कहा कि मैं तो सारा दिन, मेरा पूरा समय माटी खाने से और गांव में माटी घर घर पहुंचाने में ही लग जाता है, तो मुझे अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। माटी देते देते धीरे धीरे जब वो अपने घर के लिए शाम को आने लगती है, तो वो रास्ते में सोचती है कि आज मुझे जो पैसे मिले हैं उनसे मैं बाज़ार से प्याज लेकर जाऊंगी और अपने बूढ़े को रोटी के साथ प्याज तलकर दूंगी, क्योंकि बूढ़ा रोटी और सब्जी दोनों को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ बेटा उसके पति पत्नी के प्यार को दर्शाया है कि किस तरह वो अपने बूढ़े का ध्यान रखती है। ये सोचते हुए वो प्याज लेकर बाजार से घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो रोज़ की तरह, हमेशा की तरह बूढ़े को देखकर आवाज़ लगाती है, लेकिन वहाँ से बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो डर जाती है, हैरान हो जाती है, और जैसे ही वो अपने बूढ़े के पास जाकर उसे बुलाती है, पुकारती है, तो क्या देखती है कि उसका जो बूढ़ा है वो अब उसे छोड़कर जा चुका है, अर्थात बूढ़े की मृत्यु हो चुकी है, बूढ़ा इस दुनिया में नहीं रहा। वो बहुत दुखी होती है अपने बूढ़े की मृत्यु को लेकर, अब विलाप करती है, रोती है। तभी अचानक वहाँ टिहरी बांध पर सरकार द्वारा उस बांध को के ऊपर बांध बनाना था टिहरी पर, तो इसलिए उस माटी खाने को सरकार ने अपने ऊपर, अपने कब्जे में ले लिया था। तो वहाँ से एक ऑफिसर आया था और उस इलाके को वो पूरा चेक कर रहा था। तो उस ऑफिसर ने कहा कि बुढ़िया, जो तुम यहाँ इस झोपड़ी में रहती हो, क्या इस झोपड़ी के जगह के तुम्हारे पास कोई प्रमाण पत्र हैं? तो माटी वाली बेचारी गरीब है, उसे किसी प्रमाण पत्र का पता नहीं था। तो उसने कहा कि मेरे पास तो कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मैं तो गरीब महिला हूँ और माटी खान से माटी लाकर लोगों के घरों तक पहुँचाती हूँ और अपना और अपने बूढ़े का गुजारा करती हूँ, लेकिन आज मेरा बूढ़ा भी मुझे छोड़कर चला गया है। तो उस ऑफिसर ने कहा कि क्या तुम जहाँ से माटी लाती हो वो माटी खाना तुम्हारा है, या तुम्हारे नाम चढ़ा है? तो उसने कहा नहीं, वो भी मेरे नाम नहीं है, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, और गरीब का तो अब मेरे पास, मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे बूढ़े के लिए मुझे शमशान में ले जाने के लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि हम तो गरीब हैं और गरीबों का तो शमशान भी नहीं होता। इस पाठ में बेटा कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस पाठ में विस्थापन की समस्या को भी दर्शाया है कि सरकार जब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाती है जिसमें गरीब होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़मीन उनके अंडर आ जाती है, मतलब उस जहाँ वो, मान लो सड़क बना रही है सरकार, और सड़क बनाते बनाते उस जगह पर उस किसी गरीब का या किसी का भी मकान रास्ते में आता है, तो सरकार उसके बदले में उसे दूसरी जगह उस वैसी ही प्रॉपर्टी दे देती है। सरकार तो दे देती है, लेकिन जो बसे बसाए घर होते हैं उनको दूसरी जगह जाकर दोबारा से बसना, दोबारा से अपना काम शुरू करना, अपना रोज़गार शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस समस्या को, विस्थापन की समस्या को, एक बड़े बुज़ुर्गों के मान सम्मान को बनाए रखना, उनकी निशानियों को सहज कर रखना, पत्नी के प्यार को दर्शाया है। इस पाठ में लेखक ने काफ़ी समस्याओं को उजागर किया है, विशेष रूप से विस्थापन की समस्या को। तो बेटा आप ध्यान से इस कहानी को सुने, समझे, और फिर हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।